What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to Recharge. और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 11 बजे। अब यूनिट नंबर 2 1 बजे आ रहा है, यूनिट नंबर 3 3 बजे आएगा और फिर 5 बजे हम इसके PYQs लाइव करने वाले हैं। भाई बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करना है आज। एनी हाउ आप सबको यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ये अच्छे तरीके से खत्म करके चलने हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट नहीं, चैप्टर्स नंबर 1, 2 एंड 3, तो इसको कंप्लीट करके चलेंगे और इसी तरीके से डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। तैयारी ऐसे ही होगी भाई, ठीक है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 2। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ। इसका नाम क्या है? देखो, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस तो हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने अपने देश को ग्रोथ की पाथ पे ले जाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू करी। देखो, बिना प्लानिंग के कुछ भी काम नहीं करेगा, तो हमने प्लानिंग करनी शुरू करी, चीजें प्लान करनी स्टार्ट करी। तो जब प्लान करने के लिए सोचा गया देश में, तो ऐसा लगा यार प्लानिंग करेगा कौन? हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट बॉडी होनी चाहिए जो सब प्लान करे। उस बॉडी का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, जो सेटअप कब हुआ? 1950 में। और 1951 से हमारे देश में प्रॉपर प्लान्स एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए। सर प्लान्स कितने ईयर्स के थे? 5 ईयर्स की प्लानिंग होती है बच्चों। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 51 से 56 था। इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी चीजें। तो हमारे देश में ध्यान रखो, प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, जिसको आज की डेट में हम नीति आयोग बोलते हैं। फर्स्ट प्लान कब आया था? 1951 में। ये प्लानिंग कमीशन किस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करता है? 4 गोल्स हैं: ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, GEMS, राइट। आओ एक बार सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक पूरा अरेंजमेंट जिससे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सर कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं? 3 तरीके के हो सकते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है बच्चों? जिसके अंदर मेजर रोल या मेजर डिसीजन मेकिंग या मेजर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज्यादा होता है। सोशलिस्ट नाम में ही है, जिसका काम है सोशल वेलफेयर करना। इसके अंदर मेजर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलजुल के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं? 3। क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए, किस टेक्निक को यूज करते हुए बनाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। किसके लिए का मतलब है बच्चों कि कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, बूढ़ों के लिए बनाए, किसके लिए बनाए। तो ये 3 मेजर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे जी। इसके बाद इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। देन वी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग भी बताया कि किसी भी देश में अगर हमें ग्रोथ करनी है तो फिर प्लान तो करनी पड़ेगी ना चीजें। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नेसेसरी for the government to plan for the economy. It can be defined as making major economic decisions by conscious decision of a determinate authority. अब हमारे केस में वो अथॉरिटी कौन है? हमारे पास है वो प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं? नीति आयोग, ठीक है बच्चों। फिर प्लान क्या होता है सर? प्लान एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो क्या दिखाएगा? डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी की किस हिसाब से हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है और कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं। क्या गोल्स रहे बेटा 5 ईयर प्लान्स के? मेनली बच्चा 4 गोल्स है, याद रखेंगे। जेम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। गोल्स बताओ क्या थे इकोनॉमिक प्लानिंग के या 5 ईयर प्लान्स के? तो 4 हम मेजर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हुए प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ में क्या बोलोगे? जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से नई नई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मार्केट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ग्रोथ की बात करेंगे। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सारे के सारे रिसोर्सेज मिले। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है इक्वालिटी और इक्विटी में। इक्वालिटी क्या होता है मेरी जान? कि कहीं पे भी भेदभाव ना हो। तो इक्वालिटी एक ऐसा टर्म है
जो विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर डिफाइन किया गया है कि कौन किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वहां पे इक्वालिटी चलता है। इक्विटी एक ऐसा टर्म है जो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डिफाइन किया गया है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बेसिक नेसेसिटीज पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो अगर मैं इक्वालिटी बोल रहा हूं तो वहां पे भेदभाव को डिफाइन करना है, जब मैं इक्विटी बोल रहा हूं तो वहां पे डिफाइन करना है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक अच्छे से सारी नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग, हर चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। समझे बेटा? तो ग्रोथ हो गया, एक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। सर मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन में बेटा हम लोग एक तो नई टेक्नोलॉजी को लेंगे, दूसरा आउटलुक को भी लेंगे कि लोगों का नजरिया, थॉट प्रोसेस ये भी बेटर हुआ है, मॉडर्न हुआ है ये भी, ठीक है। और सेल्फ रिलायंस में क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, कि हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी रिसोर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये चार हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। GEMS। ग्रोथ के लिए देखो मेनली जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, और सोशल आउटलुक, समाज का नजरिया वो चेंज करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद वी हैव इक्विटी। इक्विटी का मतलब एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स सबकी पूरी होनी चाहिए। एंड देन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेन डिपेंडेंस नहीं चाहिए, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अब इस चैप्टर में भी हमें वही तीन सेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या रहा, इंडस्ट्री का क्या रहा, फॉरेन ट्रेड का क्या रहा, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक हमारा समाप्त। आओ एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा लार्जेस्ट शेयर है वर्कफोर्स का, लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे बच्चों, ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। प्रोडक्टिविटी नहीं थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जरूरत है 2 लोग की, काम कर रहे हैं 4, 5, 6, यानी जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। सबसिस्टेंस फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है? हम लोग बस अपने लिए ग्रो करते थे, कमर्शियलाइज्ड नहीं थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टीनेंट और लैंडलॉर्ड में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी। ये सारे बेटा फीचर्स में आ जाते हैं। परफेक्ट है बच्चों। इसके बाद अब एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए कौन सी पॉलिसीज आई? तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने जो हमारी लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ठीक करने की कोशिश करी, जैसे इंटरमीडियरीज खत्म करें। जमींदारी सिस्टम था ना बच्चों, जमींदारी सिस्टम में इंटरमीडियरी कौन थे? जमींदार, बिना बात ही बीच में आ गए, उनको खत्म करने की कोशिश करा गया। दूसरा, लैंड सीलिंग्स लगाई गई। लैंड सीलिंग्स का मतलब होता है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था उसको खत्म करने के लिए हमने कोशिश करी कि लैंड एक इंसान इतना ही रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, लैंड सीलिंग्स। रेगुलेशन ऑफ रेंट किया। रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने अपनी जमीन किसी को काम करने के लिए भी दी हुई है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। द रेंट शुड नॉट बी 1/3, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स, इस बात का ध्यान रखा गया। उसके बाद हम लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया, लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी गई। तो ये सब बच्चों हम लैंड रिफॉर्म्स में लिख देते हैं। परफेक्ट। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप जानते ही हो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? नॉर्मल सीड से हटा के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करे गए, HYV सीड्स यूज करे गए। अब HYV सीड्स क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ 2 फेसेस में आया बेटा। सबसे पहले तो मिड 1960s में, और फिर मिड 1970s में। पहले फेस में लिमिटेड स्टेट्स और लिमिटेड क्रॉप्स के साथ आया था, सेकंड फेस में ज्यादा स्टेट्स और ज्यादा क्रॉप्स के साथ आया था। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट आए? हम लोग मार्केटेबल सरप्लस जनरेट कर पाए। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरा बच्चों, बफर स्टॉक हुआ, यानी हम स्टॉक भी कर सकते हैं कि किसी अनसर्टेनिटी की टाइम पे, फ्यूचर में हम लोग उसको यूज कर सकें। तीसरा, लो इनकम लेवल ग्रुप्स को फायदा हुआ। सर क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने से प्राइस नीचे आ गया चीजों के, और जो गरीब आदमी है या लोअर इनकम लेवल फैमिलीज हैं उन तक चीजें सस्ते में पहुंचने लगी। ये सब बच्चों बेनिफिट्स थे या इफेक्ट्स थे। रिस्क क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन में? सबसे पहला रिस्क था पेस्ट अटैक, कीड़े बहुत लगते थे। अब देखो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ज्यादा फसल होगी तो कीड़ों का डर तो होगा। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटीज का भी डर था।
सर ऐसा क्यों, इनकम इनइक्वालिटीज का डर क्यों था? बच्चों HYV सीड्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो जो अमीर था वो लेके आ गया HYV सीड्स। अब वो तो पहले से अमीर था, HYV सीड्स ले आया, उसका और प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी और कमाई हो गई, वो और अमीर होता चला गया। गरीब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इनकम इनइक्वालिटीज का भी बहुत डर था। बट सर ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं बच्चों। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट लेके आ गया सब्सिडीज। हमारे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देनी शुरू करी कि हाँ ठीक है भाई, हम गरीब किसान को सब्सिडी देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से HYV सीड्स वगैरह यूज कर पाए और इनइक्वालिटी ना हो। अब कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज के फेवर में रहे, कुछ इसके अगेंस्ट रहे, लेकिन वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू? डन। देखो, अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या करा रिस्क को कवर करने के लिए? गवर्नमेंट ने एक तो लोन्स दिए फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो इनपुट्स खरीद सकें और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबको फायदा हो सके। अब कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। जो फेवर में थे उन्होंने क्या बोला कि क्यों होना चाहिए ये लोन्स या सब्सिडीज, क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है और हर फार्मर उस रिस्क को झेल नहीं सकता। दूसरा, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, और गरीब किसान कैसे अफोर्ड करेगा? तीसरा, अगर हम सब्सिडी हटा देंगे तो इनकम इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। इसीलिए 3 पॉइंट ध्यान रखना सब्सिडीज के फेवर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या सब्सिडीज के फायदे थे, अब क्या क्या नुकसान थे बच्चों। तो जो लोग अगेंस्ट थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सब्सिडी ज्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा कर रहा है, ना कि टारगेट ग्रुप्स को। कि किसानों को आप सब्सिडी दे रहे हो, वो जाके फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, तो ज्यादा बेनिफिट तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है ना, किसान को तो हो ही नहीं रहा। खेती में तो फिर भी आगे रिस्क है और भी बहुत सारे, पेस्ट अटैक का और बहुत सारी चीजें हैं, तो मेजर बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है। दूसरा बच्चों, ये ज्यादा बर्डन बन जाता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, क्योंकि किसान गरीब है, कई बार पैसा चुका नहीं पाता, लोन चुका नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर तो नुकसान हो रहा है ना, तो ये भी एक रिस्क था बच्चों। उसके बाद बेटा हमारे पास एग्रीकल्चर का एक प्रॉपर अप्रेजल है कि 1950 से 90 में क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी हेल्प करा एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना। इसी तरीके के बच्चों आप ये पॉइंटर्स इसमें लिख सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद वी हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर समाप्त, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे तुम्हें, अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया? 1956 में। इसमें गवर्नमेंट ने यह बोला कि हम देख पा रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्री जरूरी है और इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए। इतना ज्यादा पैसा एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास है नहीं, दूसरा अगर है भी, हम एक्सपेक्ट करें प्राइवेट सेक्टर से कि वो पैसा लगाए तो फिर वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जाएगा, सोशल वेलफेयर की तरफ तो वो सोचेगा भी नहीं। अब अगर प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोग मेजर रोल निभाएंगे, हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको बोला गया IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR बच्चों 1948 में भी आया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जस्ट आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई थी, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो IPR 1956 एक मेजर पॉलिसी था जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यूज करा। तो सबसे पहले देखो बोल रहा है 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉटन टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्रीज मोस्टली डेवलप्ड हुई इंडिया में, और उसके साथ साथ हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करते देखा। अब इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का क्यों रोल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के पास एक तो इतना पैसा नहीं है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को चाहिए प्रॉफिट, उस टाइम पे वो बना नहीं सकता था, और सोशल वेलफेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंसीडर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही ये रोल निभाना था। तो गवर्नमेंट क्या लेके आ गया? IPR 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पक्का पेपर में आ रहा होगा। Industrial policy is a comprehensive package of policy measures which cover various issues connected with different industries. अब IPR में इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया? 3 पार्ट्स में, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में बच्चों सारी इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट। कितनी इंडस्ट्रीज? 17 इंडस्ट्रीज। इसमें 17 इंडस्ट्रीज आई जो एक्सक्लूसिवली सरकार चलाएगी। सेकंड में यानी शेड्यूल B में
मिलजुल के चलाएंगे, लेकिन मेजर रोल गवर्नमेंट का। तो शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्री विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन्ड, और जो बची वो सारी शेड्यूल सी में डाली गई। तो आईपीआर 1956 में इस तरीके से 3 कैटेगरीज बनाई गई। अब सर प्राइवेट सेक्टर को कैसे रोकेंगे हम कि वो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे ना आए, कैसे रोकेंगे? क्या पता प्राइवेट सेक्टर भी ये काम करना चाहता हो, लाइसेंसिंग से। सरकार ने बोला जो जो इंडस्ट्रीज इसमें है उसका आप काम ही नहीं कर सकते, सरकार लाइसेंस ही नहीं देगी। तो लाइसेंसिंग है क्या? अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके। अब लाइसेंस बेटा 3 तरीके के लिए बोला गया। इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लाइसेंस लो। इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, लाइसेंस लो। डाइवर्सिफाई करना है, लाइसेंस लो। तो हर चीज के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए तक की हुई है। पहले टाइम पे जब डिफाइन किया गया था तो 5 लाख रुपए तक होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर किसी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक की है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। इट इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है। इसके बाद बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी लेबर इंटेंसिव होती है, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। उसके साथ साथ बहुत सारा एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, तो हमें इनको बिग इंडस्ट्रीज से बचाना है, तो इनको हमें बड़ी फर्म से बचाना है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनके लिए रिजर्व कर दिए गए कि आप ही बनाओ। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद भी है फॉरेन ट्रेड। सर फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का? आप जानते ही हो इंडिया मेनली एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का। तो हम हाईली डिपेंडेंट हो चुके थे इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए बाहर के देशों पे। तो फिर हम फॉरेन ट्रेड को बेटर करने के लिए सरकार क्या पॉलिसी लेके आई? सरकार पॉलिसी लेके आई बच्चों इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अपने बारे में सोचेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में बनाएंगे। तो इसको क्या बोला गया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे बच्चों जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, हम उसको बचाएं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बाहर वाले देश हमारे देश में इंटरफेयर ना करें, तो इंटरफेरेंस कम करना, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचाना। तीसरी चीज, जब अपने देश में चीजें बनाएंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो देश ग्रो भी करेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के। देखो फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंडिया ने एक पॉलिसी फॉलो करी जिसमें बोला कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट को काटा मार देंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश में करेंगे जो भी करेंगे। इससे क्या फायदे होंगे? फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम लोग। अब ये कैसे करा गया? इंपोर्ट को कैसे रोका गया? टैक्सेस लगा के, जिसको टैरिफ बोलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे नालायक थे वो टैक्स देने को भी तैयार कि हम तो टैक्स भी दे देंगे लेकिन हम तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। भाई नालायक हो, तुम्हारे पे हम क्वांटिटी सीलिंग लगा देंगे, कोटा लगा देंगे कि ठीक है कार्तिक आर्यन को बाहर से गाड़ी लेनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है भाई, लेकिन आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। नियम बना दिया, क्वांटिटी डील्स बना दी। तो ये है टैरिफ्स और कोटास। ठीक है बच्चों। अब क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोगों को अच्छे तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज बचाने हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने हैं फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा जो है हम अपने देश में कंपटीशन कम कर पाएं ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाए। ठीक है बेटा। टैरिफ कोटा मैंने आपको बता दिए। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, कोटास का मतलब जो क्वांटिटी सीलिंग्स होती हैं। उसके बाद बेटा एक ओवरऑल अप्रेजल है, ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। पूरे चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीडिंग ले लेना। ठीक है, परफेक्ट। क्या सर ये एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चों, ये अच्छे से आपको रीड करके लर्न भी कर लेना है। पूरे चैप्टर के बारे में इसने लिख दिया। सही है क्या बेटा? परफेक्ट सर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस चैप्टर में आई वो क्या है सर? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया 1948। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ? 1950। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। कारवा कमेटी कब सेटअप हुई? 1955। कारवा कमेटी का क्या काम था बच्चों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56। सेकंड आईपीआर 1956, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s यानी 66। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया? 1991। प्लानिंग कमीशन कब रिप्लेस करा गया नीति आयोग से?
2015। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे, कमेंट सेक्शन में देखें कितनों को पता है। जल्दी से चेक करेंगे कितने बच्चों को फुल फॉर्म पता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 समाप्त है लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज। हमारी चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 मिलेगा कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे मिल रहे हैं, कंप्लीट करेंगे और 5 बजे सारे PYQs निपटाएंगे। इतने तुम लर्निंग कर लो, मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 1 की लर्निंग हो गई होगी। अब चैप्टर नंबर 2 का पोर्शन कुछ बचा हुआ है तो लर्न कर लो, चैप्टर नंबर 3 लर्न कर लो, और 5 बजे लाइव बैठ के सारे PYQs करेंगे आज। एनी हाउ 1 2 3 खत्म करने हैं बच्चों, एनी हाउ। कल नेशनल इनकम कर लिया, आज 1 2 3 करना है, ऐसे ही तैयारी खींच के रखनी है, ठीक है? परफेक्ट, चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। ये कैमरा बहुत मस्त मस्त हमारे पास नया सेटअप है, तो जैसे ही मैं थम्स अप करता हूं तो बढ़िया फायर क्रैकर्स वगैरह जलाता, देखता हूं जलाता है नहीं। थैंक यू, ये क्या बात है, मस्त। सिया, बाय।